वेलकम टू कैम्बूस्ट डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से विस्कोसिटी को मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओस्टवर्ड्स विस्कोमीटर। आज के लेक्चर में यानी लिक्विड स्टेट के लेक्चर नंबर 13 में हम देखेंगे विस्कोसिटी एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन को। विस्कोसिटी आप जानते ही हैं कि एक लिक्विड के फ्लो में हमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं विस्कोसिटी। अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हम देखते हैं कि जो लिक्विड है वो काफ़ी स्लोली फ्लो करता है और हम कहते हैं कि वो लिक्विड मोर विस्कस है और उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। अगर हमारे पास जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है जो हमें एक लिक्विड के फ्लो में देखने को मिलता है वो कम है तो हम देखते हैं कि जो लिक्विड है वो रैपिडली फ्लो करता है और वो लेस विस्कस होता है और उसकी विस्कोसिटी भी कम होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ मतलब हम यहाँ केमिकल कंपोजिशन से भी समझ सकते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि एक केमिकल सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर किस किस टाइप्स के एटम्स हैं, उनका रेशियो क्या क्या है और उनका अरेंजमेंट बेसिकली कैसा है। देखिए, एज सच हमारे पास कोई इम्पोर्टेंट रिलेशन नहीं है विस्कोसिटी और केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में, लेकिन हमारे पास कुछ जनरल रिजल्ट्स हैं जिन्हें हमने समराइज किया है और उन्हें देखते हैं। नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन विस्कोसिटी एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन पुट forth so far. However, some general results have been observed which are summarized below. पहला रिजल्ट देखते हैं। In a homologous series, the viscosity increases as we go up in a series and the increase per CH2 group is almost constant. देखिए, एक होमोलोगस सीरीज बेसिकली हमारे पास एक कलेक्शन होती है कंपाउंड्स की जिनमें जो जनरल फॉर्मूला होता है वो तो सेम होता है लेकिन वो एक दूसरे से कार्बन चेन की लेंथ में डिफ़र करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, एल्केन्स, उसके मेंबर्स हमारे पास क्या क्या होते हैं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड सो ऑन। एल्केन्स में जो मेंबर्स हैं उन सभी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। फॉर एग्जांपल, हम मीथेन के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करें तो वो होता है CH4। जो जनरल फॉर्मूला है एल्केन्स का यानी CnH2n+2, अगर हम यहाँ n को 1 पुट करेंगे तो CH4 आ जाएगा। इसी तरीके से n को 2 पुट करेंगे तो हमारे पास इथेन आ जाएगा जिसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो होता है C2H6। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि जो मीथेन है वो इथेन से कार्बन चेन की लेंथ में ही तो डिफर कर रहा है। जैसे ही हम मीथेन से इथेन की तरफ आ रहे हैं एक CH2 ग्रुप ऐड हो जा रहा है। इसी तरीके से इथेन से आप प्रोपेन की तरफ आएंगे तो एक और CH2 ग्रुप ऐड हो जा रहा है। इसे हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो कहता है कि एक होमोलोगस सीरीज में जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं, फॉर एग्जांपल एल्केन्स हमने लिया, जैसे हम इस सीरीज में ऊपर की तरफ जाते हैं मीथेन से इथेन, इथेन से प्रोपेन की तरफ, तो जो विस्कोसिटी है वो बढ़ती है और हमारे पास जो पर CH2 ग्रुप ये इंक्रीज है विस्कोसिटी में ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। बारीकी से समझिए, देखिए, हम मीथेन से इथेन की तरफ आए, एक CH2 ग्रुप एडिशनल ऐड हुआ तो हमारे पास यहाँ विस्कोसिटी में कुछ ना कुछ इंक्रीज आया। इसी तरीके से जैसे ही हम इथेन से प्रोपेन की तरफ गए, अगेन एक CH2 ग्रुप ऐड हुआ, यहाँ पर भी हमारे पास कुछ ना कुछ इंक्रीज आया विस्कोसिटी में। तो जब हम मीथेन से इथेन की तरफ आए तो अब कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ। इसी तरीके से जब हम इथेन से प्रोपेन की तरफ आए तब कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ विस्कोसिटी में। ये जो चेंज हुए हैं विस्कोसिटी में ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ये बात हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में कही गई है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। इन कंपाउंड्स इन्वॉल्विंग चेन आइसोमेरिज्म द n आइसोमर्स हैव जनरली ग्रेटर विस्कोसिटी देन द ब्रांच्ड चेन आइसोमर्स। देखिए, ऐसे कंपाउंड्स जहाँ पे हमें चेन आइसोमेरिज्म देखने को मिलते हैं,
हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छे से देखा है कि चेन आइसोमेरिज्म बेसिकली एक टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन जो अरेंजमेंट है कार्बन चेन्स का वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोनों का सेम है लेकिन जो लेंथ है कार्बन चेन की वो दोनों में डिफरेंट है। तो इसमें हमारे पास ये कहता है कि चेन आइसोमेरिज्म में जो एन आइसोमर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एन ब्यूटेन, उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है ब्रांच्ड चेन आइसोमर्स से, फॉर एग्जांपल आइसोब्यूटेन। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। इन कंपाउंड्स इन्वॉल्विंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ट्रांस आइसोमर्स हैव हायर वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी देन द कोरस्पॉन्डिंग सिस आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड्स जहाँ पे हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है, बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारे पास टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, जहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, लेकिन जो रिलेटिव अरेंजमेंट्स होता है एटम्स का वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल सिस ट्रांस आइसोमर्स, अगर हमारे पास जो टू आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं वो एडजेसेंट पोजीशन पर है तो हम उस आइसोमर को बोलते हैं सिस आइसोमर। फॉर एग्जांपल सिस ब्यूटेन, अगर हमारे पास टू आइडेंटिकल ग्रुप्स अपोजिट हैं एक दूसरे से तो इस आइसोमर को हम बोलते हैं ट्रांस आइसोमर, फॉर एग्जांपल ट्रांस ब्यूटेन। तो जो हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमर्स हैं उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है उनके कोरस्पॉन्डिंग सिस आइसोमर्स से। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास ट्रांस ब्यूटेन है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग सिस आइसोमर से। कौन सा है उसका कोरस्पॉन्डिंग सिस आइसोमर? सिस ब्यूटेन। फोर्थ पॉइंट देखिए, टू प्रेडिक्ट वेदर ए लिक्विड इज एसोसिएटेड और नॉट, डनस्टन प्रपोज्ड ए रूल कॉल्ड डनस्टन्स रूल। कहता है कि अगर हमें ये पता लगाना हो कि एक लिक्विड एसोसिएटेड है या नहीं तो उसके लिए हमारे पास एक रूल है जो है डनस्टन्स रूल। एसोसिएटेड लिक्विड्स बेसिकली वो लिक्विड्स होते हैं जिनमें हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं। फॉर एग्जांपल मिथेनॉल, यहाँ पर हमारे पास हमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। एसिटिक एसिड, यहाँ पर हमारे पास हमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल फॉर नॉर्मल लिक्विड्स दैट इज नॉन एसोसिएटेड लिक्विड्स, नॉर्मल लिक्विड्स के लिए यानी नॉन एसोसिएटेड लिक्विड्स के लिए हमारे पास D/m इंटू ईटा इंटू 10⁶ इक्वल होता है 40 to 80 की रेंज में। हमारे पास D है यहाँ पर लिक्विड की डेंसिटी, ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, m है मोलिकुलर मास। और जो एसोसिएटेड लिक्विड्स होते हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया उस केस में जो ये वैल्यू होती है ये काफ़ी ज़्यादा होती है 80 से। फॉर एग्जाम्पल आप अपने स्क्रीन पर टेबल भी देख सकते हैं कि जो एसोसिएटेड लिक्विड्स हैं उनके केस में जो ये वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा है 80 से, और नॉन एसोसिएटेड जो लिक्विड्स हैं उनकी जो वैल्यू होगी इसकी वो 40 to 80 की रेंज में आपने देखा होगा। क्लियर हुआ? तो आप इतना नोट कीजिए, देन हम आगे चलते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ रिजल्ट देखते हैं जो है रियोकोर। देखिए, हमने लिक्विड स्टेट के लेक्चर नंबर 10 में देखा था कि पैराकोर एडिटिव एंड कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है जो कि सरफेस टेंशन से रिलेटेड है। इसी तरीके से एफर्ट्स किए गए कि हम एक सिमिलर क्वांटिटी डिराइव करें जो कि विस्कोसिटी से रिलेटेड हो और वो एडिटिव और कंस्टिट्यूटिव भी हो नेचर में। तो ऐसी एक क्वांटिटी है हमारे पास रियोकोर जो कि विस्कोसिटी से इस रिलेशन से जुड़ी हुई है। द फॉलोइंग रिलेशन एग्जिस्ट्स बिटवीन रियोकोर आर एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स मोलिकुलर मास डेंसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। रियोकोर इज इक्वल टू m/d इंटू ईटा टू द पावर 1/8। m यहाँ पर है मोलिकुलर मास, कैपिटल D यहाँ पर है डेंसिटी, और ईटा आपको पता है हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। अब देखिए, इसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अगर हम यहाँ पर ईटा को 1 रखें, हमारे पास जो रियोकोर है वो आ जाएगा m/d
जो कि हमारे पास इक्वल होता है V के यानी मोलर वॉल्यूम, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी हमारे पास होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम V की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से m/d आ जाएगा, तो वही बात तो हमने डियर यहाँ पर लिखी है। अब अगर हमें रियो कोर को डिफाइन करना हो किसी टेम्परेचर पर, तो हम बोल सकते हैं कि जो रियो कोर है ये वो मोलर वॉल्यूम है लिक्विड का जिस पर जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो यूनिटी हो जाए। यही बात हमने यहाँ पर लिखी है। हेंस रियो कोर may be defined as the molar volume of the liquid at a temperature at which its coefficient of viscosity is unity। हुआ क्लियर? तो आप इतना नोट कीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आगे लिखेंगे मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर यूजिंग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखिए, पॉलीमर का ग्रीक में मतलब होता है मैनी पार्ट्स। पॉलीमर बेसिकली एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है जो कि कॉम्बिनेशन होता है काफ़ी सारी सब यूनिट्स का। अब अगर हमें पॉलीमर्स का मॉलिकुलर मास फाइंड आउट करना है यूजिंग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो हम क्या करेंगे कि इनके सॉल्यूशंस की विस्कोसिटी को फाइंड आउट करेंगे एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट के अंदर। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो विस्कोसिटी है सॉल्यूशन की उसे ईटा मान लेते हैं एट कंसंट्रेशन C, और जो प्योर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी है उसे मान लेते हैं ईटा नोट। देन हमारे पास जो स्पेसिफिक विस्कोसिटी होगी सॉल्यूशन की वो होगी ईटा माइनस ईटा नोट बाय ईटा नोट। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अगर हम NSP बाय C वर्सेस C का प्लॉट देखें, NSP बाय C वर्सेस C क्या है? सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, तो वो प्लॉट हमारे पास लीनियर आता है डियर। अगर हमें NSP बाय C की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हमारे पास ये जो प्लॉट आया है इसे हम जीरो कंसंट्रेशन पर एक्स्ट्रापोलेट करते हैं और हमारे पास यहाँ से हमें इंट्रिंसिक विस्कोसिटी भी मिलती है। The value of NSP by C obtained by extrapolating the plot to zero concentration gives what is called intrinsic viscosity, जिससे हम ईटा को enclosed करते हैं ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करने के लिए। It is further related to the average molecular mass of the polymers m bar by the equation। जो हमारे पास intrinsic viscosity मिली ये further related है polymers के average molecular mass के साथ। कैसे? ईटा इज इक्वल टू के एम बार। इसे हम मार्क होविंग इक्वेशन भी बोलते हैं और स्टोडिंगर इक्वेशन भी इसे हम बोलते हैं। के और ए यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स हैं एक गिवन टाइप ऑफ पॉलीमर के लिए और एक सॉल्वेंट के लिए। अगर हमें इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया करते हैं। तो आप इतना नोट कीजिए। देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने विस्कोसिटी में जितना भी पढ़ा है 3 लेक्चर आई थिंक हमने दिए हैं विस्कोसिटी से, जिसमें सबसे पहले लेक्चर में हमने विस्कोसिटी के बारे में जाना था। देन हमने देखा था कि उसे मेज़र कैसे करते हैं, और ये 3rd लेक्चर जहाँ पर हम विस्कोसिटी एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने आपके सामने एक समरी की फॉर्म में लिख दिए हैं, जिसमें सबसे पहला है ईटा इज इक्वल टू पाई पी आर टू दी पावर 4 बाई 8 यहाँ पर P है प्रेशर डाइंस पर स्क्वायर सेंटीमीटर में, R है रेडियस सेंटीमीटर के अंदर, T है टाइम सेकंड के अंदर, V है वॉल्यूम ml के अंदर, L है लेंथ सेंटीमीटर के अंदर, और ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या फिर आपको कहीं जगह यहाँ पर डायरेक्ट विस्कोसिटी भी देखने को मिल सकता है, उसे हम पोइज में या फिर डाइंस सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वेयर्स में मेजर करेंगे। सेकंड हमारे पास फॉर्मूला है ईटा 1 इज इक्वल टू d1t1 अपॉन d2t2। हमने यहाँ पर H2O लिखा था जब हमने इसे डिटेल में डिस्कस किया था। T1 है लिक्विड 1 की डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, T1 है लिक्विड 1 के फ्लो का जो टाइम है सेकंड के अंदर, ईटा 1 है विस्कोस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड 1 इन पोइज, या फिर डायरेक्टली आपको विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड भी देखने को मिल सकता है। D2 T2 एंड टू उनकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है। लिक्विड 2 के लिए D2 हो जाएगी लिक्विड 2 की डेंसिटी ग्राम पर सीसी में, T2 हो जाएगा लिक्विड 2 के
फ्लो के लिए जो टाइम है सेकंड के अंदर, ईटा 2 हो जाएगा लिक्विड 2 के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पोइस के अंदर या फिर 9 सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड है log ईटा इज इक्वल टू a प्लस बी बाई टी। यहाँ पर टी है टेम्परेचर केल्विन के अंदर, ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं। फोर्थ है तो हमने आज ही देखा कि अगर d बाई एम इंटू ईटा इंटू 10⁶ ग्रेटर देन 80 है तो जो लिक्विड होगा वो एसोसिएटेड होगा। m यहाँ पर लिक्विड का मोलर मास है ग्राम पर मोल के अंदर, d जो है लिक्विड की डेंसिटी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। तो आप इसे नोट कीजिए, देन हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम 1 देखिए। द वाटर फ्लो टाइम फॉर एन ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर इज 59.2 सेकेंड एट 25 डिग्री सेल्सियस। हमें 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के फ्लो का जो टाइम है ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर के लिए वो गिवन है 59.2 सेकेंड। इफ 46.2 seconds are required for same volume of ethyl benzene to flow through the capillary, अगर हमारे पास 46.2 seconds टाइम है सेम वॉल्यूम के इथाइल बेंजीन के लिए कैपिलरी के बीच से फ्लो करने के लिए, कैलकुलेट इट्स एब्सोल्यूट विस्कोसिटी एट 25 डिग्री सेल्सियस। सेम टेम्परेचर पर हमें उसकी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी फाइंड आउट करनी है। That of water being 0.00895 pours at the same temperature, सेम टेम्परेचर पर हमें वाटर की विस्कोसिटी भी गिवन है। आपके पास सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, खुद से ट्राई करें, आप कर लेंगे, अदरवाइज हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए क्लियर हो गया कि हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर से है और वहां पर हमारे पास हमें पता भी है कि क्या फॉर्मूला लगता है, फिर भी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है क्वेश्चन से वो लिखते हैं। We have given सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दो लिक्विड्स हैं। पहले हम देखते हैं कि वाटर के लिए हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। टाइम ऑफ फ्लो फॉर वाटर या फिर हम लिक्विड 1 हम इसे बोल सकते हैं, आप एग्जाम में अच्छे से लिख के आएंगे, वो है 59.2 सेकेंड। और हमारे पास डेंसिटी गिवन है D1, कितनी वाटर की कितनी होती है हमारे पास 1 ग्राम पर सीसी, ये तो हमारे पास इथाइल बेंजीन की है। और हमारे पास पॉइज किसका यूनिट होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यहाँ पर हमारे पास कितना है 0.00895 पॉइज, या फिर हमें ये 9 सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी गिवन रह सकती है। अब देखते हैं कि इथाइल बेंजीन के लिए हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसके लिए हमारे पास टाइम अवेलेबल है, कोई ऐसा जरूरी नहीं आप इसे लिक्विड 1 मान सकते थे, वाटर का लिक्विड 2, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। T2 है हमारे पास 46.2 सेकेंड। इसकी डेंसिटी हमारे पास गिवन है 0.867 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और हमारे पास इसकी विस्कोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। हमें पता है वी नो eta 1 अपॉन eta 2 इज इक्वल टू d1 t1 अपॉन d2 t2। हमें क्या फाइंड आउट करना है eta 2, तो eta 2 आ जाएगा eta 1 इंटू d2 इंटू t2 अपॉन t1 साथ में d1। करो पुट सारी वैल्यूज, eta 1 की है 0. इसे eta 1 मानो 0.0895 इंटू d2 कितना है 0.867, t2 कितना गिवन है हमारे पास 46.2, d1 कितना है हमारे पास, ये तो स्टैंडर्ड है, नहीं भी गिवन है तो हमें पता है 1 ग्राम पर सीसी। और हमारे पास t1 59.2। तो जब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे डियर तो आपके पास ये आएगा 0.00606 eta 2। तो हमारे पास इसका क्या यूनिट होगा पॉइस। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी पूछ सकता है और आपके पास सीधा अब विस्कोसिटी पूछ सकते हैं, जैसे आपके सामने यहाँ पर
पूछा गया था इस क्वेश्चन में। आई थिंक क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट जो हमने थ्योरेटिकल सीखा था, अब उसको आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी लगाना सीख गए होंगे। तो आप इसे नोट करें, देन हम एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। चलिए डियर, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। एट 20 डिग्री सेल्सियस पर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 0.9983 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये हमारे पास गिवन है वाटर की डेंसिटी। इसकी विस्कोसिटी हमारे पास है 0.010087 पोएस। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर्स इंडिकेट दैट वाटर इज एन एसोसिएट लिक्विड। आपको पता है कि कोई भी लिक्विड हमारे पास एसोसिएट कब होता है, अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, D/m इंटू ईटा इंटू 10⁶ वो ग्रेटर देन हो 80 से। यहाँ पर देखते हैं हमारे पास B कितना गिवन है 0.9983 ग्राम पर सेंटीमीटर, यहाँ पर क्यूब कीजिए सेंटीमीटर क्यूब। ईटा हमारे पास यहाँ पर कितना है 0.010087। ये हमारे पास अब रह गया कैपिटल M। वाटर की बात कर रहा है H2O, यानी हमारे पास इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 18। अब हमारे पास करो वैल्यू सारी पुट, देयरफॉर 0.9983 by 18 इंटू ईटा कितना 0.010087 इंटू में 10⁶। इसे दिया जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 559.5। कितना ही ज्यादा है हमारे पास ये 80 से, तो हमारे पास लिख सकते हैं विच इज ग्रेटर देन 80, hence water is an associated liquid। ये तो हमने आज ही सीखा था। आई थिंक अब कोई डाउट नहीं रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। आप अपने फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।